आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एडवांस सीरीज। इस कड़ी में जो आज का टॉपिक है वो है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हमने इस टॉपिक को 3 सेक्शन में बांटा है। जो पहला सेक्शन है वो डिस्कवरी का है, इसकी खोज कैसे की गई। दूसरा सेक्शन है इसके कंफर्मेशन का है कि डिस्कवरी के बाद जो मॉलिक्यूल खोजा गया वह वास्तव में कौन सा मॉलिक्यूल है, वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, तो कंफर्मेशन। और जो तीसरा जो सेक्शन होगा इसका वो होगा इसकी एलिजिबिलिटी। जो मॉलिक्यूल खोजा गया है वह मॉलिक्यूल सर्टेन पैरामीटर है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उस पैरामीटर पर यह खरा उतरता है या नहीं। कहने का मतलब जांच और परख कर देखेंगे यह वास्तव में यह जो मॉलिक्यूल है डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल के काबिल है या नहीं है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो क्या है, डिस्कवरी। पहला सेक्शन है डिस्कवरी, दूसरा सेक्शन है कंफर्मेशन और तीसरा जो सेक्शन है वो है एलिजिबिलिटी। और क्वालिफिकेशन। देखिए जो तीसरा सेक्शन है एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, योग्यता कहते हैं। योग्यता से मतलब है कि कोई भी चीज को डिसाइड करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी को दुल्हा बनना है तो दुल्हा बनने के लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, देखने में सुंदर और बढ़िया होना चाहिए, टी टोटलर होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। टी टोटलर से मतलब है नॉन अल्कोहलिक, किसी प्रकार का कोई नशा का सेवन नहीं करता हो। इसके अलावा उसके पास एक अच्छी सी नौकरी होनी चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए। तो ये सब उसके क्राइटेरिया हैं। तो ठीक उसी तरीके से डीएनए भी एक ऐसा दुल्हा है जिसको भी इसके अपने क्राइटेरिया के हिसाब से खरा उतरना पड़ेगा, तभी इसको माना जाएगा कि यह जेनेटिक मटेरियल है। तो वह एलिजिबिलिटी है क्या। देखिए वह एलिजिबिलिटी में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या होता है, एस्टेबल। जो दूसरा है वो है नॉन रिएक्टिव। जो तीसरा पॉइंट है वो है रेप्लिकेशन। फोर्थ वन इज द expression, and fifth one is the it should evolved. इवोल्यूशन में इसका क्या योगदान होगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है और द मॉलिक्यूल शुड बी इवॉल्व्ड। शुड बी इवॉल्व्ड। तो सबसे पहले इसकी खोज कर लेते हैं, फिर इन सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे कि वह जो क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल होने का वह इन सारे पैरामीटर पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। तो देखिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इस मटेरियल को खोजने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रयास किया है उसका नाम है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ इन द ईयर 1928। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। और एम क्या था उसके एक्सपेरिमेंट का
कि वह कौन सा मॉलिक्यूल है जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को तो स्टोर करता है और उस इंफॉर्मेशन को हूबहू अपने पेरेंट ऑफस्प्रिंग में या संतानों में उसे ट्रांसफर कर देता है। तो एम क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब कि जो किसी सेल में कोई जेनेटिक मटेरियल है, वह जेनेटिक मटेरियल हूबहू जो है उस कैरेक्टर को अगले पीढ़ी में किस तरीके से ट्रांसफर करता है, और वह जो मटेरियल होगा जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है अगले पीढ़ी में, वह कौन सा है, इसका जो था उनका एम था, उनके एक्सपेरिमेंट का। और जो तीसरा था वर्किंग मटेरियल, वर्किंग मटेरियल जिसके ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, वह जो वर्किंग मटेरियल है वो क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। यह एक बैक्टीरिया है, और यह जो बैक्टीरिया है यह एक बीमारी पैदा करता है जिसको हम कहते हैं निमोनिया, और इसी से बना है निमोनियाई। तो इस बैक्टीरिया का दो स्ट्रेन है। देखिए, जो एक स्ट्रेन है उसको हम कहते हैं नॉन वायरुलेंट, और जो दूसरा स्ट्रेन है उसको हम कहते हैं वायरुलेंट। इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन हैं, एक है नॉन वायरुलेंट, दूसरा है वायरुलेंट। देखिए, जो नॉन वायरुलेंट है वो कैसा है? नॉन पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, जबकि जो वायरुलेंट है वो कैसा है? पैथोजेनिक। देखिए, नॉन पैथोजेनिक या पैथोजेनिक मतलब डिजीज काउजिंग, नॉट डिजीज काउजिंग, ये बीमारी पैदा नहीं करता है। और वहीं पर ये जो है डिजीज काउजिंग है, ये बीमारी पैदा करता है। तो जो नॉन वायरुलेंट है इसको कहते हैं टाइप 2, और इसको कहते हैं टाइप 1। जो वायरुलेंट है वो टाइप 1 है या पहला है, और जो नॉन वायरुलेंट है वो टाइप 2 है। इसको हम कहते हैं नॉन पैथोजेनिक, जिससे कि बीमारी पैदा नहीं होता है। और इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है कि इसको कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड भी कहा जाता है। ये कैसा है? नॉन कैप्सुलेटेड। इसका जो सेल है उस सेल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है, कैप्सूल जिसको बोलते हैं, तो वह कैप्सूल नहीं पाया जाता है इसके अंदर। तो जब ये कैप्सूल नहीं पाया जाता है तो इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? रफ होता है। तो ये रफ है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। तो ये नॉट डिजीज काउजिंग, नॉन पैथोजेनिक है, नॉन कैप्सुलेटेड है, और कैसा है? ये रफ है, रफ। हाँ, इसको रफ स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए, जो वायरुलेंट है, जो पैथोजेनिक है, डिजीज काउजिंग एजेंट, जो बीमारी पैदा करता है, वह क्या है? वह स्मूथ, उसके चारों तरफ एक लेयर होती है कैप्सूल, और उसी के, तो इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? वह सरफेस होगा स्मूथ। ये इस तरीके का इसका सरफेस हो जाएगा स्मूथ। तो इसको हम कहते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मूथ है। तो देखिए,
कि खोज किसने किया, जो डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था किसने, ग्रिफिथ ने किया था। उसके एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था, ट्रांसफॉर्मेशन। और वो एम क्या था, एम ये था कि वह कौन सा मॉलिक्यूल है जो हूबहू अपने ही जैसा कॉपी बना करके अपने पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में या संतानों को ट्रांसफर करता है। तो ये उसका क्या था, एम था। और जो तीसरा था वो क्या था, वर्किंग मटेरियल, जिसके ऊपर उसे काम करना था। तो जिसके ऊपर काम करना था वह जो वर्किंग मटेरियल, उन्होंने क्या चुना, एक प्रोकैरियोटिक सेल को चुना। और वह जो प्रोकैरियोटिक सेल था वह बैक्टीरिया था, और वह उसका नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। यह एक बीमारी पैदा करता है जिसको हम कहते हैं निमोनिया। इसके दो स्ट्रेन हैं, एक को कहते हैं नॉन वायरुलेंट, दूसरे को कहते हैं वायरुलेंट। तो वायरुलेंट को एक्चुअली टाइप 1 कहा जाता है और नॉन वायरुलेंट को हम कहते हैं टाइप 2। तो जो वायरुलेंट है ये पैथोजेनिक नेचर का होता है, यानी बीमारी प्रोड्यूस करता है। और जब बीमारी जो प्रोड्यूस करेगा वह कौन सी बीमारी होगी, वह बीमारी होगी निमोनिया। ये निमोनिया नामक बीमारी पैदा करता है जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है। और ये चूंकि नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, नॉट डिजीज काउजिंग है, तो ये बीमारी पैदा नहीं करता, यानी ये नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है। और इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, और इसके सरफेस के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है जो कि स्मूथ सरफेस है इसका। और वह इसको इसीलिए इसको कहते हैं कैप्सुलेटेड। वायरुलेंट एंड कैप्सुलेटेड भी कहा जाता है, कैप्सुलेटेड। जबकि रफ वाले को क्या कहते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड। इसके चारों तरफ एक स्मूथ कवरिंग नहीं है, कैप्सूल नहीं है, यानी एक कोट, आवरण। तो इसके चारों तरफ देखिए ये रेड से दिखाया गया है, ये कोट है जो इसके चारों तरफ है। तो इस तरीके से उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था उसके ये दो स्ट्रेन है। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट, कैसे प्रोसीजर क्या था उनके एक्सपेरिमेंट का। तो अब आइए हम प्रोसीजर की बात करें। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करने के लिए सिर्फ निमोनिया प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया ही नहीं लिया, बल्कि एक एनिमल को भी इसके साथ में जोड़ा था। और वह जो एनिमल था वो क्या था, माइस। तो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की। देखिए, प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि टाइप 1 कहने का मतलब कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड जो स्ट्रेन था उसको उन्होंने इंजेक्टेड इन माइस। तो पहला तो जो सेल था वो प्रोकैरियोटिक था, जो दूसरा था वो यूकैरियोटिक। माइस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फिर ये पहला, जो दूसरा स्टेप था उनका, उन्होंने क्या किया, टाइप 2 को लिया, टाइप 2। और ये कैसा है, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड। ये जो नॉन कैप्सुलेटेड है टाइप 2, इसको भी उन्होंने इंजेक्ट किया, किसमें, माइस के अंदर, इंजेक्टेड इन माइस। और फिर इसका कुछ रिजल्ट आया होगा, उसको हम लोग देखेंगे। रिजल्ट यहां पर लिखता हूं मैं, रिजल्ट। फिर तीसरी बार में उन्होंने क्या किया कि जो कैप्सुलेटेड था या स्मूथ था उसको उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड
वायरुलेंट कहें या हिट किल्ड कैप्सुलेटेड कहें, ये कैप्सुलेटेड या इसी को कहते हैं वायरुलेंट, और ये है आपका नॉन कैप्सुलेटेड, कहने का मतलब नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। तो जो हिट किल्ड वायरुलेंट है, इसको पहले क्या किया गया, उसको हीट दे करके जो लाइव सेल था उसको डेड बनाया गया, तो इसको कहते हैं हीट किल्ड वायरुलेंट। और हीट किल्ड वायरुलेंट को जब इंजेक्टेड इन माइस, और जो चौथा क्राइटेरिया है वो क्या था, दोनों के मिक्सचर को, दोनों का मिक्सचर करने का मतलब कि लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल, तो लिविंग सेल नॉन लिविंग कौन था, हीट किल्ड वायरुलेंट, हीट किल्ड वायरुलेंट प्लस नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट, दोनों के मिक्सचर को इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन माइस। अब बारी बारी से इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि उन्हें कौन सा रिजल्ट मिला, या ऑब्जर्वेशन उसको कहिए, रिजल्ट नहीं, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, और तब उसके बाद कंक्लूजन की बात करेंगे। इसको हम यहां पर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देखिए, जब कैप्सुलेटेड वायरुलेंट, वायरुलेंट डिजीज प्रोड्यूसिंग जो था, उसको जब उन्होंने इंजेक्ट किया, तो ये है कैप्सुलेटेड, ये स्मूथ है, एस फॉर स्मूथ, कैप्सुलेटेड, और इसके रेड कलर से जो दिख रहा है वो इसका कैप्सूल है। और जो दूसरा टाइप है नॉन कैप्सुलेटेड, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो रफ है, तो इसका सरफेस थोड़ा सा रुखड़ा है, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं जो रफ है। हीट किल्ड वायरुलेंट, जिसको कि हीट, पहले क्या किया गया, उसको पहले हीट किया गया, ये लैंप है, इस लैंप पर ये टेस्ट ट्यूब में डाल करके उसको हीट किया गया। हीट करने पर क्या होगा कि वो जो लिविंग सेल था वो क्या हो गया, डेड हो गया। तो ऐसा इस परख नली में उसने क्या लिया था, ये कैप्सुलेटेड वायरुलेंट को लेकर के जब उसने हिट किया, तो हिट करके उसको जो है मार दिया, उसने उसको डेड बनाया, तो उसी को कहते हैं हिट किल्ड वायरुलेंट। तो अब बारी बारी से इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए, जो पहला है कि जब कैप्सुलेट वायरुलेंट को लिविंग जो इंजेक्ट माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया, तो उसके अंदर बीमारी पैदा हुआ, और बीमारी पैदा होने की वजह से वह जो माइस था वो क्या हो गया, डाइज, वो मर गया। जब नॉन कैप्सुलेटेड या नॉन वायरुलेंट को जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो उस हालत में यहां पर जो माइस था वो लाइव, जिंदा था, ये लाइव था। जब तीसरा हिट किल्ड वायरुलेंट को जब इंजेक्ट किया गया, तब वो क्या हो गया, माइस डाइज। और जब दोनों के मिक्सचर को मिला करके डाला गया, तब भी क्या हुआ, जो माइस था वो क्या हो गया, डाइज, मर गया। तो यह एक मिराकल ये हुआ कि जब इंजेक्टेड किया गया वायरुलेंट को हिट किल्ड करके, तब तो वो क्या हो गया, सॉरी ये लाइव होगा,
तब वो जिंदा था, लेकिन जब हिट किल्ड नहीं किया गया तब वो मर गया। और जो रफ था उसके उसको जब इंजेक्ट किया गया नॉन वायरुलेंट को, तो डिजीज पैदा नहीं हुआ, वो जिंदा था। लेकिन जब हिट किल्ड किया गया तब इसकी जो डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी थी वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, जिसके वजह से उस चूहे के अंदर जो है बीमारी पैदा नहीं हुआ और वो क्या है, सरवाइव किया। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर मिला करके डाला, हीट किल्ड वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट तो डिजीज पैदा नहीं करता है, हीट किल्ड वायरुलेंट डिजीज पैदा नहीं करता है। जब हीट किल्ड है तो ऐसे तो वो वायरुलेंट है ही, वो डिजीज पैदा करेगा, लेकिन हीट किल्ड से वायरुलेंट भी डिजीज पैदा नहीं करता है, क्योंकि यहां पर चूहा जो था जिंदा था। लेकिन जब दोनों के मिक्सचर को बना करके जब इंजेक्ट किया गया तो वो मर गया। इसका मतलब उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, और वो कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन देखिए, इसके आधार पर ग्रिफिथ ने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो क्या था, समथिंग प्रेजेंट इन heat killed virulent which converted non-virulent into virulent। जो नॉन वायरुलेंट था उसको वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, जो चूहा था वो मर गया। वह जो समथिंग है, इसी को ग्रिफिथ ने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया उन्होंने, क्या है वो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सिर्फ उन्होंने इतना ही किया कि कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई केमिकल सब्सटेंस है जो कि नॉन वायरुलेंट को, ये जो नॉन वायरुलेंट था इसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो वह सब्सटेंस किसमें था, इस हीट किल्ड वायरुलेंट के अंदर। लेकिन वह कौन सा सब्सटेंस था, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स मुख्य तौर पर तीन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसमें एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए और तीसरा है प्रोटीन। तो इन तीनों में से कौन है, ये ग्रिफिथ ने नहीं बता पाया। तो बाद में इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को तीन साइंटिस्टों ने मिलकर के फिर से दोहराया, एवेरी, मैक्लियोड एंड McCarty। इन तीनों ने मिलकर के इसके एक्सपेरिमेंट को, जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, उसको दोहराया, उसको फिर से किया, और करने के बाद फाइनली उन्होंने बताया कि वो जो समथिंग था, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वह कौन सा केमिकल सब्सटेंस है। तो आइए अब हम लोग, जो नेक्स्ट पार्ट था, पहला सेक्शन डिस्कवरी का था, वो हम लोगों ने देख लिया, बस यहीं तक। ये समथिंग कह करके उन्होंने इसे छोड़ दिया, और समथिंग का नाम क्या दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसके बाद अब हम लोग कंफर्म करेंगे कि वह जो समथिंग है क्या है, व्हाट इज समथिंग। तो अब हम लोग उसके कंफर्मेशन की बात करते हैं। देखिए, कंफर्मेशन, किस चीज का कंफर्मेशन कहेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये जो समथिंग है,
समथिंग, ये है क्या? ये डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है? तो इसको कंफर्म 3 साइंटिस्ट ने मिलके किया था। एक था एवेरी, जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे मैकलेod, और जो तीसरे साइंटिस्ट हैं वो है एमसी कार्टी। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब देखिए कि इन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में। बड़ा ही रोचक है ये, क्योंकि वह मटेरियल किसमें है? हीट किल्ड वायरुलेंट में है। तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड वायरुलेंट से सेल फ्री एक्सट्रैक्ट जिसको कहते हैं, जो सेल थे हीट किल्ड वायरुलेंट के, जो सेल थे उसमें से कुछ केमिकल को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद बारी बारी से उन्होंने उसको जो है माइस के अंदर इंजेक्ट किया और फिर उसके रिजल्ट को देखा। तो उन्होंने कैसे किया, जो उनका प्रोसीजर था, देखिए प्रोसीजर, उस प्रोसीजर की बात करें तो यह है हीट किल्ड वायरुलेंट। क्योंकि उन्होंने, ग्रिफिथ ने कहा कि जो हीट किल्ड वायरुलेंट है उसी में कुछ है, तो उन्होंने भी सोचा कि जरा इसको भी हम लोग आइसोलेट करते हैं। तो यहां से उन्होंने क्या किया कि इस हीट किल्ड वायरुलेंट के जो सेल्स थे उसमें से उन्होंने आइसोलेट क्या किया, पहला प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। तो जो सेल के अंदर था, ये सारे केमिकल्स, हीट किल्ड वायरुलेंट जो बैक्टीरिया है उसके सेल में ये पाए जाने वाले केमिकल्स को उन्होंने आइसोलेट किया। तो जब सेल से बाहर निकाल दिया गया तो इसको कहते हैं सेल फ्री एक्सट्रैक्ट। सेल फ्री एक्सट्रैक्ट है ये, सेल फ्री एक्सट्रैक्ट। और इन तीनों को इसमें 3 टेस्ट ट्यूब में डाला अलग अलग। ये है एक टेस्ट ट्यूब, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, और ये तीसरा टेस्ट ट्यूब है। इसको हम नंबर 1 कहते हैं, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। ये 3 टेस्ट ट्यूब में उन्होंने हीट किल्ड वायरुलेंट से एक्सट्रैक्ट निकाला। क्या क्या निकाला? प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को। तो इसके अंदर ये तीनों, जो सेल फ्री एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब कि सेल से बाहर निकाला हुआ, सेल से बाहर निकला हुआ एक केमिकल सब्सटेंस है। सेल के अंदर अब ये नहीं है, इसको बाहर निकाला गया है। बहुत सारे सेल होंगे हीट किल्ड वायरुलेंट, वो हर सेल से उन्होंने जो है ये निकाल करके 3 टेस्ट ट्यूब में लिया। जो पहला टेस्ट ट्यूब था, हर टेस्ट ट्यूब में उन्होंने तीनों को डाला। तो दूसरे में भी क्या हो गया, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों को इसमें भी डाला, और इसमें भी क्या किया, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को डाला। इसके बाद क्या किया कि ये जो पहला टेस्ट ट्यूब था इसमें एक एंजाइम डाला, और वो जो एंजाइम था प्रोटीएज। जो दूसरा टेस्ट ट्यूब था इसमें भी एक एंजाइम डाला, और वो जो एंजाइम था वो क्या था, आरएनएज। यह एंजाइम इसके अंदर डाला, ये प्रोटीएज भी डाला इसके अंदर। और एक इस टेस्ट ट्यूब में भी उन्होंने क्या किया, एक एंजाइम डाला जिसका नाम था डीएनएज। इसमें भी प्रोटीन है, P फॉर प्रोटीन, D फॉर डीएनए, R फॉर आरएनए। यहां भी P फॉर प्रोटीन, D फॉर डीएनए, R फॉर आरएनए। और यहां हमने पूरा लिखा है प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। तो जब
इसके अंदर प्रोटीएज जो एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटियोलाइटिक है, वो क्या करेगा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब इसको अंदर प्रोटीएज डाला गया तो अब इस टेस्ट ट्यूब में बच गया क्या, इस टेस्ट ट्यूब में दो चीज बचा है, एक डीएनए और आरएनए। ये क्या बचा इसमें, डीएनए और प्लस आरएनए। इस टेस्ट ट्यूब में अब ये बचा है डीएनए प्लस आरएनए। और जब इसमें आरएनए एंजाइम क्या करता है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब आरएनए इसमें से डिस्ट्रॉय हो गया, ये खत्म हो गया, यहां पर ये डिस्ट्रॉय हो गया, और तो अब इसमें क्या बचा, प्रोटीन और डीएनए बचा। इसमें क्या बचा, प्रोटीन प्लस डीएनए। और जब डीएनए, इस जो थर्ड टेस्ट ट्यूब था इसमें ये जो है डिस्ट्रॉय हो गया, ये एंजाइम जो है डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब इसके अंदर क्या बचा, प्रोटीन प्लस आरएनए। ठीक है। अब क्या किया कि ये जो अब टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए और आरएनए बचा हुआ है, अब इसमें जो है सॉरी जो रफ है, जो वायलेंट स्ट्रेन है उसको इसमें मिलाया, जो वायलेंट स्ट्रेन सॉरी जो नॉन वायलेंट है रफ, उस सेल को इसके अंदर डाला, हर टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाला। इसमें भी उन्होंने रफ को डाला। तो रफ जो था कैसा था, लिविंग था। ये सारे एक्सट्रैक्ट किससे हैं, हीट किल्ड वायलेंट, यानी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग सेल से इसको बाहर निकाला गया है। और इसके बाद ये अब तीसरे में भी उन्होंने वैसा ही किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी उन्होंने ये जो रफ सरफेस वाला जो नॉन वायलेंट था उसको डाला, और वो कैसा था, ये सभी के सभी लाइव, ये भी लाइव था, ये भी लाइव था, और ये भी लाइव था। और इसके बाद इसको इंजेक्ट किया किसमें, ये सबको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर। तो यहां पर नीचे थोड़ा हो जाएगा, वीडियो में नहीं आएगा, मैं इसको ऊपर ला रहा हूं, आप इसे नीचे बना लीजिएगा। तो तीनों को उन्होंने इंजेक्ट किया। तो देखिए, इंजेक्टेड इन माइस। जो पहला टेस्ट ट्यूब का जो मटेरियल था, जो नॉन वायलेंट सेल के मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना, उसको उन्होंने इंजेक्ट कर दिया माइस से। फिर जो दूसरा टेस्ट ट्यूब था उसमें आरएनए के ट्रीटमेंट के बाद उसके अंदर जो है लाइव रफ सेल जो लिविंग था उसको अंदर डाला, तो यह एक दूसरा मिक्सचर बना, और इस मिक्सचर को भी उन्होंने इंजेक्टेड इन माइस, इंजेक्टेड इन माइस। और जो तीसरा टेस्ट ट्यूब है इसमें बचा था क्या, प्रोटीन और आरएनए बचा था, और इसके अंदर भी लाइव सेल को डाला है, और तब इसको भी इंजेक्ट कर दिया गया है माइस के अंदर। तो अब रिजल्ट हम देखते हैं। जो ये पहले टेस्ट ट्यूब का जो रिजल्ट है या ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, जब माइस के अंदर इसको डाला गया तो उस हालत में क्या हुआ कि डेड या डाइज, चूहा जो है मर गया था, ये मर गया। इसके केस में भी जो है डाइज, जो दूसरा था उसमें भी ये चूहा जो है बीमारी हुआ उसके अंदर और वो मर गया। लेकिन तीसरे कंडीशन में क्या हुआ, वो सरवाइव कर गया। कहने का मतलब ये लाइव, ये जिंदा था। इसका मतलब क्या हुआ, इस आधार पर उन्होंने कहा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर दोनों ही है, डीएनए और आरएनए प्रोटीएज एंजाइम के ट्रीटमेंट के बाद जो टेस्ट ट्यूब में बचा है वो क्या है, डीएनए और आरएनए,
और लाइव सेल तो सभी में डाला गया है। तो यहां पर क्या हो गया, डेथ हो गया माइस का। दूसरे के केस में भी चूहा मर गया है, और जो तीसरा कंडीशन है उसमें क्या हो गया, वो सरवाइव कर गया। क्यों सरवाइव किया, क्योंकि इसके अंदर जो इंजाइम डाला गया था वो किस चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो डीएनए, किसका डीएनए था, वो डीएनए किसका था, हिट किल्ड वायरुलेंट का डीएनए था। तो ये हिट किल्ड वायरुलेंट की जो प्रॉपर्टी थी, हिट करने के बाद जो वायरुलेंट है वो क्या था, डिपैथोजेनिक था, बीमारी पैदा करता था। लेकिन जब डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उसके अंदर बीमारी नहीं हुआ, और अंत में क्या हो गया, वो सरवाइव कर गया। तो इस आधार पर कहा गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से यह कंफर्म किया गया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो वह अब समथिंग जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या था, वो डीएनए यही ट्रांसफर कर रहा था कैरेक्टर को। कौन सा कैरेक्टर, पैथोजेनिक कैरेक्टर को नॉन पैथोजेनिक वाले में सेल में ट्रांसफर कर दे रहा था, और वह उस नॉन पैथोजेनिक को बाद में जब उसको ट्रांसफर कर देता था कैरेक्टर, तो वो किस चीज में, पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गया, और उसकी वजह से बीमारी पैदा हुआ। यानी कहने का मतलब कि जो नॉन पैथोजेनिक था उसके अंदर डिजीज कॉजिंग एबिलिटी एक्वायर हो गया, और वह जो है जिसके वजह से चूहा जो है मर गया। तो ये था। तो इस आधार पर कहा गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब इसको हम उस जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है उसकी कसौटी पर भी हम कस करके देखते हैं कि ये खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी, यहां पर मैं कुछ क्राइटेरिया लिख रहा हूं। जेनेटिक मटेरियल शुड बी हीट स्टेबल। दूसरा, नॉन रिएक्टिव। तीसरा, एबल टू रेप्लिकेट, able to express, and third one or the last one is ability to evolve। तो ये 5 क्राइटेरिया, पांचों के पांचों पर ये जो डीएनए है ये खरा उतरता है। अब आप थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा की तरफ बढ़िए और उसको देखिए कि सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से कहां हो रहा है, डीएनए टू आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो ये जो डीएनए था वो क्या था, अपने ही जैसा दूसरा मॉलिक्यूल को बना लेता था, इसलिए ये क्या है, रेप्लिकेशन। तो ये जो पॉइंट है ये फुलफिल हो गया। दूसरा देखिए, जीन कैन एक्सप्रेस। अब डीएनए से आरएनए बना तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बना इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते थे, जीन एक्सप्रेशन। इसको कहा जाता है जीन एक्सप्रेशन। तो यहां पर तो यह भी एबिलिटी है इसके अंदर, जीन एबिलिटी टू एक्सप्रेस। और नेक्स्ट जो है इवॉल्व का है, मतलब है कि जीन में अंडरगो म्यूटेशन। यह म्यूटेशन में भी जाता है, और इस कैसे हुआ कि जब रेप्लिकेशन एरर हो जाए, या फिर कभी कभी जो है रीसफलिंग ऑफ जीन का मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होता था तो जीन का जो एक्सचेंज होता था तो उससे क्या होता था, रीसफलिंग होता था। तो वह जो रीसफलिंग ऑफ जीन है वही जो है रॉ मटेरियल है किसी भी एनिमल के इवोल्यूशन के लिए। तो वह जो रॉ मटेरियल था वो कहां से आ रहा था, रीसफलिंग ऑफ जीन, उसी को हम म्यूटेशन भी कहते हैं। तो जीन कैन इवॉल्व। तो डीएनए यहां पर इवॉल्व भी हो रहा है, एक्सप्रेस भी कर रहा है, रिप्लिकेट भी कर रहा है, और हीट स्टेबल।
हीट स्टेबल करने का मतलब कि अगर डीएनए को हीट किया जाए तो डीएनए का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम, इसको ये करीब 80 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पर अगर आरएनए की बात करें, ये डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर है। अगर आरएनए की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ये लगभग 70 डिग्री के आसपास है। और प्रोटीन तो और पहले ही डीनेचर्ड हो जाता है, तो न तो प्रोटीन हीट हाई टेम्परेचर पर रेसिस्ट करता है अल्टरेशन के लिए, सब 80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए डीएनए के लिए, लेकिन आरएनए या प्रोटीन जो है इससे कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, वो अपना जो नेचुरल फॉर्म है, उसका जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए जो है डीएनए हीट स्टेबल भी है। और आपको पता है जो आरएनए है एक इंजाइम की तरह भी काम करता है, जिसको कहते हैं राइबोजाइम। जब आरएनए इंजाइम की तरह काम करता है तो उसको कहते हैं हम राइबोजाइम। तो वो कैसा है, रिएक्टिव है। लेकिन डीएनए जो है किसी तरह का कोई इंजाइम का तरह काम नहीं करता, ये नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव, एक तो यह इंजाइम की तरह काम नहीं करता है, और दूसरा नॉन रिएक्टिव होने की वजह क्या है, अब देखिए जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है उसको याद कीजिए। उसके बिल्डिंग ब्लॉक में कौन कौन से चीज है, न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स का केमिकल कंपोजिशन देखिए, उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, एक सुगर होता है पेंटोज, और जो दूसरा होता है उसके फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है। तो उस नाइट्रोजनस बेस जो सुगर है, पेंटोज सुगर, उसके स्ट्रक्चर को देखिए। यह जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और यहां पर 5th कार्बन पर ये जुड़ा रहता है फॉस्फेट, इधर से यहां पर जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, और ये फर्स्ट कार्बन, और ये सेकंड कार्बन पर अगर ये डीऑक्सीराइबोज सुगर, डीऑक्सीराइबोज सुगर का मतलब यहां पर H सिर्फ हाइड्रोजन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन है। और लेकिन जब आरएनए मॉलिक्यूल होगा तो यहां पर क्या मिलेगा, OH मिलेगा। तो OH की वजह से आरएनए जो है हाईली रिएक्टिव होता है। लेकिन क्योंकि यहां पर सेकंड कार्बन से OH गायब होने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से, यह कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया, चाहे हीट स्टेबल की बात करें, नॉन रिएक्टिविटी, क्योंकि जो सेकंड कार्बन है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, OH नहीं है, लेकिन आरएनए में ये OH पाया जाता है, जिसके वजह से आरएनए रिएक्टिव होता है। ये कैसा है, नॉन रिएक्टिव है। तो इसके डिस्टर्बेंस यानी इसके स्ट्रक्चर में अल्टरेशन की संभावना कम है आरएनए की तुलना में। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो हीट स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, रेप्लिकेट करता है, एक्सप्रेस करता है और इवॉल्व करता है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया पर यह जो मॉलिक्यूल है डीएनए खरा उतरता है। कहने का मतलब ये 24 कैरेट गोल्ड है ये। तो इस वीडियो में इतना ही। नए टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है या कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी है इससे संबंधित, तो आप क्वेरी के लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उसका पूरा समाधान या सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा विद इन 1 वीक। तो पढ़ें चाहे कहीं से, कॉन्सेप्ट मिलेगा यहीं से। थैंक यू वेरी मच।